देखना पौधों में शोषण, है ना, पौधों में शोषण किस प्रकार होता है? पौधा में भी शोषण होता है, तो पौधों में शोषण किस प्रकार होता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, रंध्र द्वारा होता है, पत्तियों में रंध्र द्वारा, ठीक है। पौधों में उसका हर एक भाग अलग अलग शोषण करता है। बात को समझना, पौधों में जो होता है उसका हर एक भाग अलग अलग शोषण करता है। जैसे कि पत्तियों में क्या मौजूद होता है? रंध्र, जिसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? आदान प्रदान होता है किसका? गैसों का। बात समझ में आ गई? ठीक है। पत्तियों पे अब जो पुराने वृक्ष होते हैं उसके तना, उसका जो तना होता है, ठीक है, जो कि बहुत कड़ा होता है, क्या होता है? कड़ा होता है ना, उस पे मौजूद होते हैं वात रंध्र। क्या मौजूद होते हैं? वात रंध्र, ठीक है, वात रंध्र मौजूद होते हैं। किस पे भाई साहब? ये मौजूद होते हैं तना पे, पुराने वृक्ष के तना पे। किस पे? पुराने वृक्ष के तना पे। पुराना वृक्ष जो होता है उसका तना बहुत कड़ा होता है, तना समझ रहे हो ना, जिसपे तना होता है, ठीक है, बीच का बॉडी तना, तो वो उस पे मौजूद होते हैं वातरंध्र, ठीक है, जिसको अंतर कोशिकीय स्थान बोलते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान होता है वातरंध्र मेरा। क्या होता है? अंतर कोशिकीय स्थान होता है। अंतर कोशिकीय स्थान। अब क्या होता है? जो पुराने वृक्ष के तना होते हैं ना, वो वातरंध्र, उस पे मौजूद वातरंध्र जो अंतरकोशिकीय स्थान है, ठीक है, वातरंध्र एवं अंतरकोशिकीय स्थान से क्या करते हैं? वातरंध्र और अंतरकोशिकीय स्थान से शोषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। बात समझ में आ गया? पत्ती जो विसरण प्रक्रिया द्वारा रंध्र से गैसों का आदान प्रदान करती, ठीक है। पुराने वृक्ष के तना जो होते हैं वो वातरंध्र से, किससे? वातरंध्र से क्या करते हैं? पूरा करते हैं शोषण की प्रक्रिया। इसके बाद जो जड़ होती है, पौधे के जो जड़ होते हैं, तो वो उसमें मौजूद होते हैं, जैसे मूल रोम, उसमें मौजूद क्या होते हैं? मूल रोम। मूल रोम एक बाल जैसी संरचना होती है जड़ पे, है ना, हेरी टाइप संरचना, बाल जैसी संरचना। नए पौधे में देखोगे जब उखाड़ोगे ना, उसमें एकदम हेयर बाल की तरह एक संरचना होता है उसके जड़ पे, है ना। वो एपिडर्मल कोशिका के द्वारा विकसित होता है। एपिडर्मिस याद है सबको? नहीं याद है? एपिडर्मिस पोषण वाला चैप्टर वाला नहीं याद है? फिगर बनाए थे जब यहाँ पे ऐसा करके फिगर बनाए थे, हैं? हाँ, तो एपिडर्मिस का बनाए थे ना जाइलम फ्लोएम वाले में, तो उसके द्वारा विकसित होता है ये क्या? मूल रोम। क्या होता है? मूल रोम विकसित होता है मूल रोम द्वारा। तो ये क्या होता है? बात को समझना, ये पुराने पौधे में मौजूद नहीं होता है। जो पुराना पौधा हो जाता है ना, जो पौधा ज्यादा पुराना हो जाता है, उसमें मूल रोम मौजूद नहीं होता है। उसमें तना के भांति वातरंध्र होते हैं। तना के भांति ही क्या पाए जाते हैं? वातरंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और मूल रोम नए पौधे में तुमको पाए जाएंगे। जो क्या होता है कि मिट्टी का जो कण होता है उसमें मौजूद ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसमें मौजूद ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। बात समझ में आ गई? अब ये क्या हुआ कि जो मूल रोम है ये नीचे पड़े ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया ना, ये मूल रोम। अब अगर जो पुराना पौधा है उसमें क्या होता है? उसके जो जड़ होते हैं ये तना के भांति वातरंध्र होते हैं। जो पुराना हो जाता है ना पेड़, उसका जड़ भी एकदम मोटा हो जाता है ना, किसी तना के भांति हो जाता है, तो उस पे वातरंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, विषम प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होते हैं। लेकिन जो नए पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं ना, उसमें मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम को इंग्लिश में कहा जाता है रूट हेयर्स। क्या कहा जाता है? रूट हेयर्स। है ना, बाल जैसा संरचना होता है ना जड़ पे, नहीं होता, वो उससे शोषण प्रक्रिया पूर्ण होता है, ठीक है। ये मूल रोम ये मिट्टी के कण द्वारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। अब तो कहोगे कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं, हो तो लेता है।
पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पत्तियों द्वारा, रंध्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। यह शोषण की क्रिया है। किस चीज की क्रिया है? शोषण की क्रिया है। यह शोषण की क्रिया दिन में क्या होता है कि अपने सांस से छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस्तेमाल करता है। यह अपने शोषण की प्रक्रिया में छोड़े गए CO2 को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करता है? इस्तेमाल करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो रिएक्शन लिखाए थे तो उसमें O2 का निर्माण होता था, O2 गैस निष्कासित होता था। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमारे पत्तियों के रंध्र द्वारा कौन सी गैस निकल जाती थी? ऑक्सीजन गैस निकल जाती थी। लेकिन रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं ले पाता, क्योंकि पेड़ पौधों में रात के टाइम में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए रात में कोई पेड़ पौधे के नीचे में सोना ज्यादा हानिकारक होता है, ज्यादा हानिकारक होता है। क्यों भाई साहब? क्योंकि उस समय जो तुम्हारा CO2 है ना पेड़ द्वारा छोड़ा हुआ, वो पूरा उस समय उसके चारों तरफ CO2 रहता है, ज्यादा हानिकारक हो जाता है किसी इंसान के लिए। तो गांव देहात के इंसान बोलता है रात में गाछ लग गए उठा मर गए, गाछ के नीचे सोता। ऐसा कुछ नहीं है, वहां CO2 का घेरा ज्यादा हो जाता है कि नहीं? CO2 की मात्रा, क्योंकि रात में उसके द्वारा छोड़ा गया CO2 प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं ले पाता। बात को थोड़ा समझना। यह शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन को ही ग्रहण करता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो ये वो हम लोग सुनते आए कि ऑक्सीजन जो ये हमारा पेड़ छोड़ता है, एक्चुअली में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपने द्वारा छोड़ा गया CO2 को ये किसमें यूज कर लेता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। किसमें यूज करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जो कि सिर्फ दिन में घटित होना ही संभव है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण हो सकती है, वरना। बात समझ में आ रही है लड़के? ठीक है। अब एक पॉइंट देखना जिसमें कहा जाता है पौधों में शोषण की क्रिया जंतुओं में शोषण की क्रिया से निम्नलिखित भिन्न है। अब पौधों में और जंतुओं में शोषण की क्रिया जो होती है, क्या क्या अलग बात है, क्या क्या अलग चीज है, इस बात को देखना। पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग शोषण होता है। जैसा कि हम अभी बताएं, पौधों में जो होता है उसके प्रत्येक भाग, जड़ में, पत्ती में, तना में अलग अलग शोषण होता है कि नहीं होता है? अलग अलग शोषण होता है। जंतुओं की तरह पौधों में शोषण गैसों का परिवहन नहीं देता। मतलब क्या? देखो, जंतुओं में गैसों का परिवहन होता है। एक हमारे फेफड़ा से लेके हमारे रुधिर रक्त से होते हुए हमारे सेल तक, हमारे कोशिका तक ऐसे ऑक्सीजन का परिवहन होता है, गैसों का परिवहन होता है बॉडी में। लेकिन पौधों में गैसों का परिवहन नहीं होता है। बात समझ में आ गया? किसके भांति? जंतुओं के भांति परिवहन नहीं होता, क्योंकि भाई उसका हर एक अंग अपना अपना शोषण कर रहा है। हर एक अंग क्या कर रहा है? अपना अपना शोषण कर रहा है। लेकिन पेड़ पौधों में एक बात जो है, जो जानने की बात है कि देखो, जो मूल रोम होते हैं, वात्ररंध्र होते हैं, पुराने पौधे में मौजूद जड़ में ये होते हैं और नए पौधे में मूल रोम होते हैं। इसलिए किसी भी पौधे के जड़ के पास अगर ज्यादा पानी जमा रह गया तो पौधा मर जाता है। पौधा मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता। क्या होता है? सांस नहीं ले पाता। लेकिन जो जलीय पौधा होता है, जो जलीय पौधा होता है, जैसे कि मनी प्लांट सब देखो पानी में होता है, जो जलीय पौधा होता है वो क्या होता है? वो उस पानी से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उस पानी में मौजूद ऑक्सीजन को श्वास लेता है। तो जो पानी में रहता है उसमें ज्यादा रूट हेयर्स मौजूद होता है कि नहीं? ये पानी से में घुलित ऑक्सीजन को, जैसे कि जलीय जीव और हमारा स्थलीय जीव था ना, उस तरह से पौधा में भी जलीय पौधा होता है और नॉर्मल पौधा होता है। तो जो जलीय पौधा होता है वो घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। श्वास मेरा पौधा ऑक्सीजन ले तो रहा है लेकिन छोड़ कार्बन डाइऑक्साइड रहे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें इसके द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो छोड़ रहा है वो भी तो वातावरण में जा रहा है,
जा रहा है कि नहीं, लेकिन ये अपने द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत ही यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, और हम मनुष्यों के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है वो भी यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया वो तो CO2 को ग्रहण कर लिया और ऑक्सीजन को दिया। ऑक्सीजन जो दिया वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित की गई। बोलो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण की गई है। तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो O2 का निर्माण होता है वही O2 निकलती है, उस रंध्र द्वारा निकलती है ना। इसलिए कहा जाता है कि पौधे ना ऑक्सीजन में सांस छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस जो होता है उस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बनती है और वो रंध्र द्वारा निकलती है। बात समझ में आया। लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग भिन्नता पे बात कर रहे हैं कि जंतु में और पौधों में कैसे भिन्न होता है, कैसे भिन्न होता है सांस लेने की प्रक्रिया। तो जो पौधों में होते हैं, तो हम लोग पहला पॉइंट, पौधा में क्या होता है कि इसका प्रत्येक भाग अलग अलग शोषण करता है ना, प्रत्येक भाग अलग। पत्तियों में रंध्र मौजूद होता है, तना में वात रंध्र मौजूद होता है, जड़ में मूल रोम या वात रंध्र मौजूद होता है। बात समझ में आ गया। जल रोम या फिर वात रंध्र, अगर मोटा है पुराना गाछ है तो वात रंध्र होगा उसके जड़ में, नया पौधा है तो मूल रोम होगा, रूट हेयर्स होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा, जंतुओं की तरह पौधों में शोषण गैसों का परिवहन नहीं होता, मतलब कि इसका हर एक पार्ट अपना अलग अलग शोषण कर रहा है, इसमें परिवहन का होना बनता है क्या। जैसे हम मनुष्य में लिए फेफड़ा से रक्त के जरिए से होता हुआ हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन को बांध के रखने का क्षमता होता है उसके अंदर, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, वो हीमोग्लोबिन लेके उसको पूरा हमारे कोशिका तक पहुंचाता है ना। ऐसा होता है, परिवहन तो हो रहा है गैसों का, लेकिन हमारे पेड़ पौधों में परिवहन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई साहब? कि उसका हर एक पार्ट को जरूरत नहीं है, वह अपना हर एक पार्ट अपना अपना देखता है। आत्मनिर्भर भारत है, नहीं है, अपना अपना देख रहा है, सब शोषण की प्रक्रिया में अपना देख रहा है। ठीक है। अगला, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा शोषण की गति धीमी होती है। जो हम लोग जंतु होता है ना, उसकी अपेक्षा पौधों में क्या होती है, शोषण की जो गति होती है वो धीमी होती है। क्या होती है? धीमी होती है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा जंतुओं में शोषण। कहां चलते हैं? जंतुओं में शोषण, है ना। मिटाते इसको। देख रहा, जंतुओं में जो शोषण होता है। अब जंतु की बात आए तो जंतु दो प्रकार का, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जिसमें सिर्फ एक प्रकार की कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव में ना विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। क्या होती है? शोषण, विसरण। यह विसरण होता है उसके कोशिका झिल्ली से। ठीक है, कोशिका झिल्ली, एक कोशिकीय जीव का जो कोशिका झिल्ली होता है ना, कोशिका झिल्ली जो होता है उसमें विसरण द्वारा पूर्ण होती है शोषण की प्रक्रिया। किसमें? एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, किसके जरिए? कोशिका झिल्ली। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अब जो होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है, जैसे कि हम मतलब उच्च श्रेणी का जब जीव हो जाएगा, उसमें क्या होता है ना, उसको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अधिक ऊर्जा का जरूरत होता है। जैसे उच्च श्रेणी का, जैसे कि मनुष्य लोग हो जाते हैं, मनुष्य हो गए बेटा को, जो उसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, वो एनर्जी के हिसाब से जिसको ज्यादा ऊर्जा का जरूरत होता है उसके लिए अलग विशेष अंग पाए जाते हैं। विशेष अंग, जंतुओं में समानतः 3 प्रकार के शोषण अंग होते हैं। कितने शोषण अंग होते हैं? 3 प्रकार के शोषण होते हैं, अंग होते हैं। सबसे पहला होता है श्वास नली या ट्रैकिया। सबसे पहला क्या होता है? श्वास नली। श्वास नली या फिर इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक है। दूसरा होता है गिल्स। क्या होता है? गिल्स। और तीसरा क्या होता है? फेफड़ा। ये 3 प्रकार का शोषण अंग जीव में पाए जाते हैं जंतु। ट्रैकिया, है ना। ये होते हैं शोषण अंग, मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो ट्रैकिया होते हैं ना, श्वास नली या ट्रैकिया, ये मुख्यतः पाए जाते हैं कीटों में। किसमें पाए जाते हैं? कीटों में। कीटो जैसे टिड्डा है, टिड्डा, ग्रास होपर टिड्डा,
उसमें होता है। उसका क्या होता है ना कि उसके पूरे शरीर में, पूरा शरीर में एक हवा नली टाइप होता है, ठीक है, ऐसे हवा नली टाइप होता है जो कि बाहर की ओर नीचे की तरफ खुलता है ना। ये श्वास, इसको हम लोग कहते हैं श्वास रंध्र। इसको क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र, ठीक है। ये टिड्डा का फोटो है, ठीक है, श्वास रंध्र बोलते हैं। यहां पे मौजूद होता है इसका क्या, यहां पे मौजूद होता है इसका ट्रेकिया। यहां पे क्या मौजूद होता है? ट्रेकिया। बात समझ में आ रही है? ये टिड्डे की बात चल रही है। ये क्या करता है? ये ट्रेकिया के जरिए क्या करता है? टिड्डा हमारा श्वसन का क्रिया पूर्ण करता है। श्वास रंध्र जो कि किधर की ओर खुलता है? ये ट्रेकिया श्वास रंध्र की ओर खुलता है। ये ट्रेकिया उसके पूरे शरीर पे होता है। बोले ना एक हवा, टिड्डा जो होता है ना, टिड्डा जो होता है उसके पूरे शरीर में हवा जैसा एक पाइप जैसा संरचना होता है। ट्रेकिया जो कि किधर की ओर खुलता है? श्वास रंध्र की ओर, सबसे पीछे की ओर श्वास रंध्र की ओर खुलता है। बात समझ में आ गई? किधर की ओर खुलता है? श्वास रंध्र की ओर खुलता है। बात समझ में आ गई? ये मुख्यतः श्वास नली या ट्रेकिया कीटों में होते हैं, है ना, कीड़ों मकोड़ों में ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है ना, हम इंसान के भांति, बात समझ में आ रहा है, हम इंसान के भांति इसमें इसका परिवहन नहीं होता। इसमें इन सब में ना रक्त या रुधिर नाम का चीज होता ही नहीं, क्योंकि इनके मतलब रुधिर नाम का चीज क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो इसके रक्त और रुधिर जो भी इसके शरीर में, इनके शरीर में भी रक्त होता होगा, ठीक है, तो उसके इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का कोई पिगमेंट नहीं होता, कोई लाल रक्त कण नहीं मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है। हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को पकड़ के लेके चलता था ब्लड के अंदर। गैसों का जो ब्लड के अंदर आदान परिवहन होता है वो क्यों कौन करता था? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ही अपने साथ क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को बांध के रखता है। लेकिन इनके ब्लड में कोई ऐसा चीज नहीं है जो ऑक्सीजन को बांध सके, जिसके वजह से इसको दाब पिच देगा तो कभी लाल खून नहीं निकलता है। निकलता है क्या? नहीं निकलता है, क्योंकि इसका ब्लड लाल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें परिवहन नहीं होता है, क्या समझ में आया? हम इंसान के भांति इसमें परिवहन नहीं होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? श्वास नली या ट्रैकिया समझ गया, ये कीटों में होता है ना। ये कीट जैसे कि ज्यादा से ज्यादा टिड्डा ले लो एक एग्जाम्पल में, टिड्डा में होता है ट्रैकिया का काम। ये क्या होता है? ये पूरा शरीर में हवा जैसा संरचना होता है। ट्रैकिया एकदम पाइप जैसा संरचना जो बाहर की तरफ किधर खुलती है? श्वास रंध्र में खुलती है। बात समझ में आ गया? और जो श्वास नली या ट्रैकिया है ना, इसमें क्या बताए थे हम अभी, क्या जस्ट बताए कि भाई साहब इस टिड्डा में जो सांस लेता है ना उसमें रक्त में परिवहन नहीं हो पाता, गैसों का रक्त में परिवहन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसको रक्त में ऑक्सीजन को बांध रखने के लिए कोई ऐसा पिगमेंट मौजूद नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं दूसरे नंबर गिल्स पे। जो गिल्स होते हैं ये ना लिक्विड से, मतलब कि पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। यह सबको पता है, ये जलीय जीवों में पाया जाता है। मछली हो गए, प्राउंस हो गए, प्राउंस समझता है? प्राउंस को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? प्राउंस को झींगा, झींगा मछली, प्राउंस नहीं देखा, झींगा मछली यार जिसको, हाँ। उसके बाद सीप, जो समुद्र किनारे सब सीप मिलता है, इसको ध्यान से समझ। ये सबके पास गिल्स होते हैं। ये प्रक्रिया कैसे पूर्ण करते हैं थोड़ा ध्यान से समझना। ये जब अपने मुख से क्या करता है? अपने मुख से क्या करता है? पानी को बहुत मात्रा में अवशोषित करता है। तो क्या होता है ना कि इसका जो गिल्स होता है ना, एक और ग्रास नली में खुलता है। किधर खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। इसका जो गिल्स होता है अंदर के तरफ किधर खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। और सब जानते हैं ग्रास नली होके क्या जाता है? खाद्य पदार्थ। क्या जाता है? खाद्य पदार्थ। तो ये क्या करता है कि जब भी मछली ऐसी ढेर मात्रा में पानी ली, पानी लेने से इसका क्या होता है? जो उसमें खाद्य पदार्थ मौजूद होता है वो ग्रास नली में चला जाता है और गिल्स द्वारा वो पानी को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि गिल्स हमेशा किसमें? पानी के संपर्क में रहता है। गिल्स हमेशा किसमें रहता है?
पानी के संपर्क में रहता है, जो गिल्स पे मौजूद रुधिर कोशिकाएं, माने कि उसके गिल्स पे जो कोशिका ब्लड को सेल्स होते हैं ना, गिल्स पे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को अवशोषित करते रहते हैं। वो ऑक्सीजन को क्या करते रहते हैं? अवशोषित करते रहते हैं। बात समझ में आ गया? गिल्स के लगातार पानी में बने रहने के कारण वो क्या करते हैं? अवशोषित करते रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाता है? पानी में चला जाता है। जो गिल्स होता है ना, उसको ध्यान से देखना, एक सीक्वेंस ऑर्डर में व्यवस्थित रहता है ना, एक ऑर्डर में व्यवस्थित रहता है। कौन? गिल्स जो होता है गल पर, ये एक गिल्स कोष्ठक से, मतलब एक पाउच में बंद होता है ना। देखना मछली का जो गिल्स होता है एक पाउच में बंद होता है कि नहीं? ऐसे गल पर उदाहरण देखो, पाउच की तरह लगता है ना, पर्स की तरह, ऐसा वो एक पाउच में बंद होता है, जिसको गिल कोष्ठ के नाम से बोलते हैं हम लोग। और उसके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है ना, तो उसको जब भी हटा के देखना तो देखना एक सीक्वेंस में ऐसा बना रहता है ना गिल्स, एक सीक्वेंस। दैट मीन्स क्या होता है कि ये पानी को अपने हर एक कोशिका द्वारा, हर एक लेयर द्वारा पानी को निकालता है। ये मुख से ढेर सारा मात्रा में जल को अंदर लेता है। जल अंदर इसके गया तो जल जब इसके अंदर जाता है तो ये क्या होता है कि ये हम सब जानते हैं गिल्स अंदर के तरफ ग्रासनली में खुला होता है, तो खाद्य पदार्थ जितना होता है वो ग्रासनली में चला जाता है और पानी को ये बाहर निकाल देता है। पानी जब बाहर निकलती है, आना जाना पानी का हमेशा गिल्स किसके संपर्क में रहती है? पानी के संपर्क में रहती है। और गिल्स पे मौजूद रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स जो इसके मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ही छोड़ देते हैं। उसको ओके कर दो ना, है ना। ये हो जाते हैं हमारे गिल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग का फेफड़ा ही है ना, और हम सब जानते हैं कि फेफड़ा की कहानी कहां होती है। फेफड़ा जो होता है ये उच्च वर्गीय ना जीव के लिए होता है, ठीक है, जो वायुवीय शोषण में उपयोग आता है, जिसके अंदर वायुवीय शोषण होती है ना, उसमें उपयोग होता है, ठीक है। जैसे मेढक में होता है, ठीक है, मेढक के फेफड़े और उसके त्वचा द्वारा भी शोषण होता है। बहुत पते की बात है कि जो मेढक होता है ना, वो फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा और मुख से भी सांस लेता है। क्या लेता है? मुख से भी सांस लेता है। कौन? मेंढक अपने त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़े से भी सांस लेता है। फेफड़े की अतिरिक्त बात कर रहे हैं, मुख से भी सांस लेता है और अपने त्वचा से भी सांस लेता है, ठीक है। अब जंतु, परंतु रेप्टेलिया किसको कहते हैं? रेप्टाइल्स को, जमीन पर रेंगने वाले जितने भी जंतु हैं, जैसे सांप हो गया, है ना, लिजर्ड हो गया, लिजर्ड मतलब छिपकली, कछुआ हो गया, ये जितना है, तथा मगरमच्छ, ये उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा हैं, मतलब जीव हैं। ये क्या होता है? ये भी हमारा शोषण सिर्फ किसके द्वारा करते हैं? फेफड़े द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? फेफड़े द्वारा करते हैं। यानी कि फेफड़े में हम लोग उच्च श्रेणी के जो वर्ग होते हैं, वर्ग के जो वर्टिब्रेटा जीव होते हैं, वो करते हैं। अब क्या है ना कि भाई साहब कि फेफड़ा में वायुवीय शोषण होता है। क्या होता है? वायुवीय शोषण होता है। वायुवीय शोषण, फेफड़ा का जो मुख्य, जो हमारा फेफड़ा जो मुख्य, अभी हम लोग का जीव है, जैसे कि हम मनुष्य, तो मनुष्य में शोषण तंत्र अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अब फेफड़ा की बात आ गई तो इसमें क्या होगा? गैसों का परिवहन होगा। क्या होगा? गैसों का परिवहन होगा। ये परिवहन जो होता है फेफड़ों में गैसों का, ये अलग से पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है मनुष्य में शोषण। क्या होता है? मनुष्य में शोषण। ये थोड़ा डायग्राम के साथ पढ़ेंगे तो बात समझ में आ गई कि जंतु में जो शोषण होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव है, अगर जंतु है तो कोशिका झिल्ली की मदद से विसरण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। विसरण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है, डिफ्यूजन मेथड द्वारा। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उसके लिए 3 प्रकार के शोषण अंग होते हैं। पहला श्वास नली या ट्रेकिया, दूसरा गिल्स होते हैं, तीसरा फेफड़ा। श्वास नली या ट्रेकिया ज्यादातर कीटों में पाए जाते हैं, जैसे टिड्डा ले लो, टिड्डा में एक श्वास नली ट्रेकिया पूरा एकदम पाइप नुमा होता है, जो कि किधर की ओर खुलता है? श्वास रंध्र की ओर खुलता है। दूसरा आ गया गिल्स, जो कि किस में मौजूद होता है? जैसे जलीय जीव में मौजूद होता है।
यह गिल्स किस प्रकार ये कार्य करता है, ये गिल्स में मौजूद जो ब्लड सेल्स होते हैं वो लगातार पानी के संपर्क में रहने की वजह से उससे में से क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, बाकी CO2 पानी में निकाल देते हैं। तीसरा आता है फेफड़ा। ये फेफड़ा भाई साहब, इसमें वायुवीय शोषण होता है। वायुवीय शोषण होने की वजह से इसमें जो है फेफड़ा में ये शोषण जब भी होगा तो इसमें गैसों का परिवहन होगा। क्या होगा, गैसों का परिवहन होगा। मतलब क्या, फेफड़े से सांस जब भी अंदर जाएगी तो परिवहन होते हुए हमारे ऊतक तक जाएगी, फिर ऊतक से बाहर आएगी। तो ये सब चीज मानव में शोषण तंत्र, मानव में शोषण में पढ़ेंगे। उससे पहले ये मेढक में भी फेफड़ा पाया जाता है। मेढक भी जो उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा होते हैं, जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मेढक है वो फेफड़ा से भी करता है, इसके अतिरिक्त त्वचा से भी और अपने मुख से भी करता है। जैसे रेप्टेलिया होते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जमीन पे रेंगने वाले, जैसे छिपकली हो गए, मगरमच्छ हो गए, सर्प हो गए, ये सब भी फेफड़े से करते हैं। बात समझ में आ गया, ये सब भी फेफड़े से करते हैं। मेमेलिया, मेमेलिया कहते हैं हम लोग, मेमेलिया कहते हैं हम लोग किसको, मनुष्य को। मेमेलिया जिसको हम लोग किसको कहते हैं, मनुष्य को। मनुष्य यानी कि मेमेलिया, मेमेलिया में भी हमारा फेफड़ा द्वारा होता है। हम सबको तो फेफड़ा ही होता है ना, फेफड़े द्वारा होता है सांस शोषण की प्रक्रिया। तो अब जो लास्ट का टॉपिक तैयार होगा फेफड़े की वजह से, वो होगा मनुष्य में शोषण, जो कि आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, मनुष्य में शोषण, जो कि आखिरी टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन आखिरी है, क्योंकि इधर सारा चीज समझ गए। सारा चीज 10वां के लिए जितना जरूरी है उतना ही बताएं, हम ज्यादा इसमें पैराहत नहीं फैलाएं। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना ही नहीं है, नॉलेज जितना बड़ा खोल बता सके उतना खुलता है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको शॉर्ट टर्म में लेके चले। जिसमें हमको ज्यादा फोकस करना है जैसे फेफड़ा पे, तो उसमें एक अलग टॉपिक तो बन के आ जाता है ना, मनुष्य में शोषण, तो पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो।